किस्से, कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी। कुछ लेखक के बारे में। हरिशंकर परसाई, जन्म 22 अगस्त 1924, जन्म स्थान जमानी गांव, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। मध्यवित्त परिवार था। 2 भाई 2 बहनें, स्वयं अविवाहित रहे। मैट्रिक नहीं हुए थे कि मां की मृत्यु हो गई और लकड़ी के कोयले की ठेकेदारी करते पिता को असाध्य बीमारी। फलस्वरूप गहन आर्थिक अभावों के बीच पारिवारिक जिम्मेदारियां, यहीं से वास्तविक जीवन संघर्ष, जिसने ताकत भी दी और दुनियावी शिक्षा भी। फिर भी आगे पढ़े। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए, फिर डिप्लोमा इन टीचिंग। प्रकाशित कृतियां इनकी जो रहीं, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, वैष्णव की फिसलन, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंदन घिसें, हम एक उम्र से वाकिफ हैं, निठल्ले की डायरी, आवारा भीड़ के खतरे, जाने पहचाने लोग, कहत कबीर, पूछो परसाई से, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश का शिखर सम्मान आदि अनेक पुरस्कारों से वे सम्मानित हुए। रचनाओं के अनुवाद लगभग सभी भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में। परसाई रचनावाली शीर्षक से 6 खंडों में रचनाएं संकलित हैं। इनका निधन 10 अगस्त 1995 में हुआ। कुछ किस्से, कुछ कहानियां। आज की कहानी है निठल्ले की डायरी। लेखक हरिशंकर परसाई। आइए सुनते हैं इस रचना का पहला अध्याय, निठल्लेपन का दर्शन। निठल्ला भी कहीं डायरी लिखने का काम करेगा? असंभव। उसी तरह अविश्वसनीय जैसे ये कि तुलसीदास रामचरितमानस की पांडुलिपि टाइप करते पाए गए, या ये कि तुकाराम पियानो पर अपने अभंग गाते थे। मगर निठल्ले निठल्ले में फर्क है। जैसे इनकम टैक्स विभाग के ईमानदार और शिक्षा विभाग के ईमानदार में फर्क होता है। गो ईमानदार दोनों हैं। ये निठल्ला कुछ भिन्न किस्म का था। पूरी डायरी पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि वो निठल्ले के नाम से इसलिए बदनाम था कि वो लगातार कोई काम नहीं करता था। अगर वो लगातार चौराहे पर खड़े होकर लोगों को मुंह चिढ़ाने का काम करता रहता तो भी लोग उसे निठल्ला नहीं कहते। कहते वो जी लगाकर मुंह चिढ़ाने का काम करता है। जब घंटों भगवान की स्तुति करना काम माना जाता है, तब मुंह चिढ़ाना काम क्यों नहीं है? दूसरा कारण यह है कि वो ऐसा कुछ नहीं करता था जिससे उसका अपना फायदा हो। अगर वो गैर कानूनी शराब उतार कर बेचता और हवेली खड़ी करता तो बड़े बड़े कर्मयोगी उसे गुरु मानते। वो शायद घूमता रहता था और जहां तहां घुस जाता था। नियम उसकी जिंदगी में नहीं था। नियम के कारण ही एक कुल्टा कहलाती है और दूसरी पतिव्रता। कुल्टा का कुल मिलाकर पुरुष संपर्क पतिव्रता से कम होता है। तो भी निठल्ले की डायरी के पहले के पन्नों में कुछ फुटकर बातें लिखी पाई गईं, जिनसे मालूम होता है कि नियमित कर्म के प्रति उसकी विरक्ति कैसे होती गई। डायरी प्रकाशित करने के पहले ये कुछ अंश यहां उद्धृत किए जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की रचना किसने की? क्या कृष्ण ने सचमुच रणभूमि में अर्जुन से ये सब कहा जिसे व्यास ने लिखा? इस सारे उपदेश का नतीजा क्या हुआ?
अर्जुन ज्ञानी हो गया और लड़ने लगा। यानी ज्ञानी वो जो हमेशा लड़ने को तैयार रहे। पर दुर्योधन तो पहले से ही लड़ने को तैयार था। यानी दुर्योधन अर्जुन से ज्यादा ज्ञानी था। यानी बुरा आदमी अच्छे आदमी से ज्यादा ज्ञानी होता है। ये बात मेरे गले नहीं उतरती। गीता न कृष्ण ने कही, न व्यास ने लिखी। गीता को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ने लिखा है या पैसे देकर लिखवाया है। प्रमाण मुझे मिला है, प्रमाण मुझे मिल गया है। गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारे अधिकार में सिर्फ काम करना है, तुम फल की इच्छा मत करो। हे मजदूरों, भगवान का आदेश है कि काम करते जाओ, तनख्वाह मत मांगो। ये उपदेश मजदूरों की हड़ताल तोड़ने के काम आ सकता है। भगवान ऐसा उपदेश नहीं दे सकते कि काम करो और पैसा मत मांगो। सिद्ध हुआ कि गीता या तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ने लिखी है या किसी से लिखवाई है। इसीलिए राजगोपालाचारी को गीता विशेष प्रिय है। इस शोध के बाद मुझे कर्म से अरुचि हो गई है। कुछ किस्से, कुछ कहानियां। पुराने जमाने की बात है। भारत के किसी जामुन के पेड़ के नीचे 3 आदमी मुंह खोले लेटे थे और कह रहे थे, आ जामुन मेरे मुंह में गिर। जामुन गिरने ही वाली थी कि वहां एक घुड़सवार आया। वो घोड़े पर बैठकर घूमने को बड़ा काम मानता था, जैसे आजकल सरकारी जीप पर बैठने को काम माना जाता है। उसने उन तीनों को हंटर मारकर भगा दिया। कई साल बाद पश्चिम में एक लड़का एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा था। वो भी कह रहा था, आ सेब मेरे मुंह में गिर। सेब जामुन से बड़ा होता है। निष्कर्ष निकला कि जहां तक खाने का संबंध है, पश्चिम का मुंह पूर्व से बड़ा होता है। बीते साम्राज्य और सेब इसके गवाह हैं। उस समय वहां कोई घुड़सवार नहीं आया, क्योंकि यूरोप के सारे घुड़सवार संकट में फंसी सुंदरियों की रक्षा खोज खोज कर रहे थे। सेब गिरा और लड़के ने ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोज निकाला। अगर वो घुड़सवार वहां ना जाता और एक जामुन भी उनमें से किसी के मुंह में गिर पड़ती, तो उस सिद्धांत की खोज का श्रेय भारत को मिल जाता। भारत में अनुसंधान को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। अनुसंधान करने के लिए बैठे मनीषी को अलाल कहा जाता है। उन्हें पहले घुड़सवार छेड़ता था, अब जीप सवार छेड़ता है। सारा देश अब पछताता है कि अगर हमारे वे 3 जामुन के नीचे के मनीषी छेड़े ना जाते, तो हमें एक महान खोज का श्रेय मिल जाता। ऐसी ही भूल तब हुई थी जब लक्ष्मण ने मरणासन्न रावण से दुनिया भर की नीति की बातें तो पूछीं, पर यह नहीं पूछा कि गुरु उस गोली का फॉर्मूला तो बताओ, जिसे खाकर आपके मरहूम भाईजान कुंभकर्ण 6 महीने सोते रहते थे। विज्ञान पश्चिम विज्ञान के क्षेत्र में इतना आगे क्यों बढ़ा है? क्योंकि वहां अलालाओं को सब तरह से सुविधे दिए जाते थे। हमारे यहां वे निरादर के पात्र हैं। कुछ किस्से, कुछ कहानियां। कहते हैं, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो उसकी मर्जी के बिना चोरी भी नहीं होती होगी। वही चोरी करता है और वही पुलिसमैन से गश्त लगवाता है। तो करणीय क्या है और अकरणीय क्या है? अभी तो यही निश्चित नहीं है कि वो जेब काटने को बुरा मानता है। आखिर जेब कटवाता तो वही है। मैं कुछ कामों को अच्छा मानकर जिंदगी भर करता जाऊं और बाद में मालूम हो
कि इन कामों को वो बुरा मानता है तो मैं नर्क में चला जाऊंगा। मैं जीवन रक्षा को अच्छा मान कर करूं, बाद में मालूम हो कि वो आबादी घटाने के लिए लोगों को मरवाना चाहता था। ऐसी हालत में मेरा सारा पुण्य पाप हो जाएगा। तब बुरे डॉक्टर स्वर्ग का सुख भोगेंगे और अच्छे डॉक्टर नर्क में सड़ेंगे। निर्णय होने तक कि क्या बुरा है और क्या अच्छा, अकर्म ही चलने दो। कुछ किस्से, कुछ कहानियां। गली के मोड़ पर चबूतरे पर जगन्नाथ काका पालथी मारे बैठे रहते हैं। बैठे हैं और देख रहे हैं। मैं पूछता हूं, काका क्या कर रहे हैं? जवाब देते हैं, बैठे हैं। सुबह पूछता हूं तो वो बैठे हैं, दोपहर को पूछता हूं तो वो बैठे हैं, शाम को पूछता हूं तो बैठे हैं। और काका क्या हाल है? कुछ नहीं, बैठे हैं। आज मैंने सवाल बदला, कहिए काका बैठे हैं क्या? वे बोले, भैया और क्या करें? मैं क्या बताता कि और क्या करें। मैंने कहा, आप ही सोचिए कि क्या करें। उन्होंने जवाब दिया, सब सोच लिया। कुछ करो तो आधे अच्छे काम होते हैं और आधे बुरे। कुछ नहीं करने से कोई काम बुरा नहीं होता। बुरा करने से यही अच्छा है कि बैठे बैठे अच्छा सोचा करो। कुछ किस्से, कुछ कहानियां। 26 तारीख की रात 11 बजे पंडित नेहरू ने कहा, मैंने सब फाइलें निपटा दी, मेरा सब काम पूरा हो गया। दूसरे दिन पंडित जी की मृत्यु हो गई। इसमें देशवासियों को क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? ये कि अपना काम पूरा करना खतरनाक है। जिसकी फाइलें पूरी हो जाएं, उसकी मृत्यु हो जाती है। जिसे जीवित रहना है और देश की सेवा करनी है, वो फाइलें कभी पूरी नहीं करेगा। जिसकी टेबल पर फाइलों का जितना बड़ा ढेर होगा, वो उतना ही दीर्घायु होगा और उतना ही बड़ा देश सेवक होगा। शासन में मंत्री से लेकर क्लर्क तक वे मेरी श्रद्धा के पात्र हैं जो कभी काम पूरा नहीं करते। वे देश के लिए जीवित रहना चाहते हैं। केंद्रीय सरकार को सहज हिदायत देनी चाहिए कि जो अपना काम पूरा कर देगा, उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वो मरकर अपनी सेवा से वंचित करना चाहता है। डायरी में निठल्ले के चिंतन और अनुभव के ऐसे अंश और भी बहुत हैं। आगे एक जगह लिखा है, अब मैं ऊब गया। मैंने दुनिया के बारे में बहुत कुछ अच्छा सोच डाला है। मैंने आसमान से रोटियां बरसवा दी हैं और चांद से दालें उड़ेली हैं। मैंने सारे बमों को बोरों में भरकर समुद्र में डलवा दिया है। सारे कारखाने मैं मजदूरों को दे चुका हूं। जगह जगह मैंने कल्प वृक्षों के बागीचे लगवा दिए हैं, जिनके नीचे बैठकर लोग इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। सारी सुंदरियों को मैंने उनके प्रेमी उपलब्ध करा दिए हैं और कोई विरहणी नहीं बची है। सारे कवि मुझे गाली दे रहे हैं और जच्चा के गीत लिख रहे हैं। अब मेरे लिए कुछ सोचने को ही नहीं बचा। अब मैं कुछ दिन घूम घूम कर दूसरों के काम में दखल दूंगा। कल से मेरा ये दखल अभियान शुरू होगा। मैं काम नहीं करूंगा, सिर्फ दूसरों के काम में दखल दूंगा। आगे के पन्नों में निठल्ले के अनुभव लिखे हैं, जो जैसे के तैसे प्रकाशित किए जा रहे हैं। तो इंतजार कीजिए अगले अध्याय का। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हरिशंकर परसाई की लिखी हुई निठल्ले की डायरी का पहला अध्याय, निठल्लेपन का दर्शन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपने अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो,
तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली कहानी की सूचना आपको समय से मिल जाए। सुनते रहिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम। कुछ किस्से, कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी। कुछ किस्से, कुछ कहानी।